हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में सोशियोलॉजी से रिलेटेड हर एक एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, चाहे आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हो, झारखंड सीडीपीओ का, झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट, बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का वो, या फिर यूपी पीजीटी का। तो देखिए, आपको इस चैनल में 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य और बिहार एस्टेट और बीपीएससी का सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि इनका सिलेबस जो है वो सेम है। और इवनिंग की क्लास में रात के 8 बजे जो क्लास आता है उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, जिसका कि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो पेड ग्रुप में कंप्लीट हो चुका है। यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिलेंगी, अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और झारखंड सीडीपीओ का, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झारखंड सीडीपीओ में तो आपको सब्जेक्टिव यानी आंसर राइटिंग करना है। तो मैंने आप लोगों को कल के क्लास में ही बताया कि हम लोग एक दिन थ्योरी और एक दिन एमसीक्यू करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग को चीज़ों को समझने में आसानी होगी। कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है ये भी मैं आप लोग को बताती जाऊँगी हर एक टॉपिक का। और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से भी आपको उन सारे डाटाओं को अपने थ्योरी में यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 2 है। हम लोग टोटल प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग जाकर उसे ज़रूर एक बार देखिएगा, लगाने का कोशिश कीजिएगा। और आज का जो प्रैक्टिस सेट 2 है इसको भी आप लोग ज़रूर लगाइए। अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए और देखिए कि आपका 125 में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो राइट हो रहे हैं। उसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और कुछ और अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में भी बताइए कि क्लास को मैं आप तक और बेहतर ढंग से कैसे लेकर आ सकूं। और देखिए, ये जो 125 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, इसको आप एकदम जैसे टेस्ट होता है वैसे करके आप इसको कवर कीजिए। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता सकूं। देखिए, 125 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए, क्लास के साथ बने रहिए, स्किप करके मत देखिएगा। क्योंकि मैं क्लास के अंतर्गत जो हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करूँगी तो हो सकता है आपको कोई नई नई चीज़ें भी जानकारी मिले। तो ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का जो क्वेश्चन का पीडीएफ है मैं ग्रुप में सेंड कर दी हूँ, वहाँ पे आप लोग उसको लगा सकते हैं। जो भी मेंबर नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप का जो कॉमन ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। उसका जो आंसर है वो भी मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूँगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जन रीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब, मतलब देखिए क्या बोला है कि जन रीति, कुछ कुछ हमारे जो लोकाचार होते हैं, जन रीतियाँ होती हैं, रूढ़िवादी कम बन जाती है। रूढ़िवादी मतलब उसमें व्यक्ति को बाध्य कर देता है कि आपको ये चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कब होता है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, अगर ऑप्शन में पढ़ने जाऊंगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन वैसा करने का जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आंसर बोलूँगी, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, साथ में आप 1 से 25 तो पहले लिख लीजिए, उसका जो राइट आंसर होगा उसके बगल में लिखते चलिए। तो जन रीतियाँ रूढ़ियाँ कम बच जाती हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझे जाने लगती है और उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जन रीतियाँ एवं रूढ़ियों का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है। तो सर्वप्रथम सर जो समनर महोदय हैं उन्होंने इसके बारे में बताई थी। किस में बताई थी, तो उनकी जो पुस्तक थी फोकवेज, इसमें उन्होंने जन रीतियाँ, लोकाचार, इन सभी के संदर्भ में अपनी बात की थी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई थी। वर्ग के अंतर्गत जो संरचना है उसको कौन से समाज में हमें देखने को मिला था? क्या वो आदिम समाज था, जनजातीय समाज, कृषक समाज या औद्योगिक समाज? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृषक समाज। कृषक समाज में सर्वप्रथम जो वर्ग संरचना थी वो विकसित हुई थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पिजन सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की अवधारणा दी थी। उनके अनुसार वे क्या बताते हैं कि जब ग्रामीण लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भूमि को जोतते हैं, उसके अंतर्गत जब वह उत्पादन करते हैं, अपना कृषि कार्य करते हैं और उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो परंपरागत होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम कृषक समाज के अंतर्गत रख सकते हैं। इसमें आपको कुलीन वर्ग में भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ जो है ये नगरीय समाज में भी हमें कहीं कहीं इस चीज़ को देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कृषक समाज की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। अब है कि बहुत सारा आपको देखिए क्वेश्चन को याद करने का भी तरीका रहता है कि आप देखिए इतना सारा सोशियोलॉजी तो भास्ट सिलेबस है, आप इसको इतना याद कैसे रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ ये क्वेश्चन का। कृषक समाज किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। फील्ड मतलब खेत, ठीक है, हम ऐसे सोच सकते हैं। और किसान लोग भी कहाँ काम करता है? तो खेत में काम करता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि कृषक समाज किसका है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग बढ़ देखते हैं कि किसने समाज को 4 प्रकारों सरल, मिश्रित, दोहरा मिश्रित और तिहरे मिश्रित में विभाजित किया है। तो ये किनके द्वारा किया गया है? स्पेंसर महोदय जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने समाज के 4 स्वरूपों का जो उनके 4 स्ट्रक्चर के बारे में बात की है वे कौन कौन सा है? सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज। कार्ल मार्क्स ने, अब यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन को हम लोग तो स्पेंसर का जान लिए कि इन्होंने इसके संदर्भ में 4 समाजों का बात किया। यहाँ पे कार्ल मार्क्स आ गए। कार्ल मार्क्स ने समाज के 5 प्रकारों का वर्णन किया है। वे 5 प्रकार कौन कौन से हो गए? आदिम साम्यवादी समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। दुर्खिम महोदय ने भी समाज के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। उनके अनुसार वे बताते हैं सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। और टॉनिज महोदय जो हैं ये समाज का कितना रूप बताते हैं? तो ये 2 रूप बताते हैं समाज का। वो 2 रूप कौन कौन सा हो गया आपका? समुदायात्मक समाज और जिसको कि गेमिन सॉफ्ट बोला जाता है और गैसिल सॉफ्ट, ठीक है, ये इन दोनों के बारे में टॉनिज जी बताते हैं। अब देखिए आपको ये चीज़ तो आपका लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम में हेल्प कर जाएगा कि अच्छा ठीक है इतने इतने समाजों का वर्गीकरण इतने इतने लोगों ने किया। समाज सुनने में लग रहा है बहुत ही इजी शब्द है, ठीक है, सब कुछ जानता है कि सब तो समाज में रहता है, लेकिन इसके अंतर्गत फिर आपको इतने सारे थिंकर्स के इतने सारे आपके विभाजन देखने मिले। अब जब आप इसको सीडीपीओ के एग्जाम में अगर आपको समाज से रिलेटेड टॉपिक आता है तो उसमें आप क्या कीजिएगा, हर एक थिंकर्स का, दुर्खिम का आप लिख दिए कि ये इन्होंने 4 प्रकारों के बारे में बात की है, स्पेंसर का लिख दिए कि इन्होंने भी 4 प्रकारों के बारे में बात की है, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। इस प्रकार से कर करके जब इसका पॉइंट वाइज आप देते जाएंगे तो ये आपका मार्क गेन करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया, हम लोग का 4th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक संकेंद्रण की जो अवधारणा के प्रणेता कौन है? तो सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रणेता हो जाएंगे आपके जिम्मरमैन। कौन हो जाएंगे आपके? जिम्मरमैन। सांस्कृतिक संकेंद्रण की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? हर्स्कोविट्ज के द्वारा दी गई है। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हर्स्कोविट्ज जी के द्वारा सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी
जीवित हैं या प्रतिबंध, मतलब अगर हिंदू का जो विवाह है कब अवैध माना जाएगा, जब पति या पत्नी जीवित है फिर भी वो दूसरा विवाह करता है तो उसको अवैध माना जाएगा। तो ये किसके अनुसार बोला जा रहा है? संविधान के अनुसार, दीवानी पद्धति के कोड के आधार पर, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। अब हिंदू विवाह अधिनियम कब बना था? ये आपका बना था 1955 में बना था। इसमें बोला गया कि बहुत सारे कुछ दशाएं दी गई कि बोला गया कि अगर ऐसा ऐसा पॉइंट रहेगा तो जो हिंदू का विवाह है वो रद्द किया जा सकता है। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं उसको आप लोग देख लीजिए। पहला बोल रहा है कि अगर विवाह के समय दोनों पक्ष में से कोई एक जो जीवन साथी है वो जीवित है या उसे तलाक नहीं हुआ है, ठीक है, अगर पति पत्नी दोनों में से कोई जिंदा है, अगर उनके बीच अगर तलाक नहीं हुआ है तो वो विवाह वैध करार नहीं होगा। या फिर विवाह के समय एक पक्ष अगर नपुंसक हो तो वो रद्द किया जा सकता है ऐसे विवाह को। विवाह के समय कोई एक पक्ष जड़ बुद्धि हो, मतलब मन बुद्धि का हो, तो इस प्रकार का जो विवाह अगर हो जाता है तो उसको भी रद्द किया जा सकता है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर अगर यह प्रमाणित हो जाए कि जो जिसके साथ शादी हुआ है उसने बलपूर्वक शादी किया है, छल कपट किया है, तो उस स्थिति में भी विवाह को रद्द किया जा सकता है। या फिर अगर 1 साल के अंतर्गत पत्नी किसी अन्य पुरुष से अगर गर्भवती हो जाती है तो इस प्रकार का भी जो विवाह है उसको रद्द किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट कहाँ पे दी गई? आपका हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार बोला गया, जो कि 1955 में बना था। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि जाति का सार तत्व क्या है? तो जाति का जो सार तत्व है वो है एक पद क्रम में अनुवांशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। ठीक है, अब है कि यह जाति, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कब हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति है ये 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान के द्वारा जाति शब्द की उत्पत्ति की गई। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाई ने इसके संदर्भ में अपने प्रयोगों को किया। ये सारे चीज़ आपको नोट्स में भी मिलेंगे, ठीक है, मैंने नोट्स में भी इसको मेंशन किया है। तो जाति क्या है? एक सामाजिक समूह है। इसकी जो सदस्यता है वो जन्म पर आधारित होती है। इस प्रकार से आप इसको आप डिफिनेशन करके इसको और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों का ही, लेडी सुपरवाइजर भी और CDPO का, दोनों का ही आपको बताते चल रही हूँ कि आपको कैसे कैसे आंसर राइटिंग करना है। आप अगर मेरी बात को समझ सक रहे हैं तो आप ये चीज़ को जरूर आप फॉलो करिएगा कि कैसे आपको लिखना है। तो जाति किस पर आधारित हो गया? जन्म पर आधारित हो गया। इसमें खान पान, रहन सहन, विवाह का आपको प्रतिबंध देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में एक आप लिख सकते हैं कि जो MK दत्ता जी थे वे बताते हैं, इसकी विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि जाति जो है ये जन्म पर आधारित होती है और ये जीवन भर चलती रहती है। केवल जाति के नियमों को तोड़ने पर ही क्या हो जाता है कि हम लोग जाति से बहिष्कृत हमें देखने को समाज में मिलता है कि हाँ ये व्यक्ति इस जाति से बहिष्कृत हो गया। और एक जाति के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपने जाति के अंतर्गत ही विवाह करने के लिए उनको प्रतिबद्ध भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, यह किसका कथन है? तो शक्ति का जो असमान वितरण है, जहाँ पर देखिए वर्ग संघर्ष की बात आ रही है, तो कार्ल मार्क्स भी वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, डेहरनडॉर्फ भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेहरनडॉर्फ। उन्हें बताते हैं कि जब 2 समूह में आपस में अगर वो संघर्ष निरंतर उनका चलता रहे ना तो उनकी जो शक्ति होती है वो उनकी शक्ति कम होती जाएगी। इसलिए उनकी शक्ति को, वर्ग संघर्ष को जो है ये असमान शक्ति का वितरण हमें समाज में देखने को मिलेगा कि जिसके पास शक्ति कुछ ज़्यादा है वो जो अपने से कम के लोगों को दबाने का हमेशा कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में उसने यांकी सिटी कहा है? ये किसने कहा है? वेबर, मिसेस वार्नर या कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वार्नर ने यांकी सिटी नामक अध्ययन में एक अमेरिकी समुदाय का वो अध्ययन करते हैं, उसके सामाजिक ढांचों का अध्ययन करते हैं, वहाँ के कार्यों का अध्ययन करते हैं और वे अध्ययन करने के बाद बताते हैं कि वर्ग व्यवस्था है एक विस्तृत अध्ययन है, एक समुदाय में है जिसको कि वे क्या कहते हैं? यांकी सिटी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ध्रुवीकरण का जो सिद्धांत है ये आपका प्रस्तुत किया गया है स्पेंगलर महोदय जी के द्वारा। किनके द्वारा? स्पेंगलर महोदय जी के द्वारा। उनकी पुस्तक का नाम था द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इसमें उन्होंने ध्रुवीकरण के संदर्भ में बात की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक क्रिया में बहुत बार करवाया गया है और आप लोग इसको जरूर इसको राइट आंसर किए होंगे। ये है विल्फ्रेडो पेरेटो। इसमें उन्होंने तार्किक एवं अतार्किक क्रिया के रूप में जो क्रिया की अवधारणा है उसका वर्गीकरण किया है। किसमें किया है? तो उनकी पुस्तक का नाम था माइंड एंड सोसाइटी। इसमें उन्होंने भ्रांति तर्क की अवधारणा का भी प्रतिपादन वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथिक है। क्या बोल रहा है कि भारतीय गांव की जो आत्मनिर्भरता है वो एक मिथिक। किसने बात की है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि जो भारतीय गांव को पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वे किससे रिलेटेड रहते हैं? सामाजिक पक्षों से रिलेटेड रहते हैं, सांस्कृतिक उनके अंतर्गत बहुत सारी दबाव रहते हैं, तो उनको आत्मनिर्भरता के रूप में हम नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और अंतः पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण जो है ये किनके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है लिप्सेट एंड बेंडिक्स महोदय की जी के द्वारा। और जबकि इन दोनों के संदर्भ में बात करते हैं, और जो पी.एस. सोरोकिन है इन्होंने भी सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं। वह उदग्र गतिशीलता और क्षैतिज गतिशीलता, जिसको भी मैं आपको बताई हूँ शॉर्ट वीडियो में भी मैं आपको इसके संदर्भ में बात की हूँ कि उदग्र गतिशीलता किसको कहते हैं, क्षैतिज गतिशीलता किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है। मतलब अपने खानों का संकलन जो है वो कौन सी जनजाति नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोडा जनजाति। टोडा जो है ये दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी की जनजाति है, जिसको कि हम लोग पशुपालक जनजाति के रूप में भी जानते हैं। ये खाना का संकलन नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे बाकी जो अन्य जनजातियां करती हैं ये नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है। ठीक है, आत्मसात माने हम इंट्रीगेशन कर, हम अपने अंदर कोई चीज़ को ले रहे हैं, तो उसको कौन कौन सी दशाएं जो हैं जो हतोत्साहित करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रभुत्व। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो जो संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति है उसके सांस्कृतिक समूह में अगर किसी भी प्रकार की उच्चता की भावना हमें देखने को मिलती है, अगर हम उससे हम अपने को आपको हीन समझते हैं तो हम उनकी चीज़ों को क्या करेंगे, आत्मसात नहीं कर सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। तो इससे के कारण क्या होगा, उनका स्थान तो समाज में ऊंचा हो गया, प्रभुत्व हो गया, तो हम उनकी चीज़ों को नहीं आत्मसात कर पा रहे, जिसके कारण हमारे जो अंदर एक हतोत्साहित, हम लोग उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किनका कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन मतलब चारों तरफ हरियाली, हरियाली लहर रहेगी तो कैसा लगेगा, शांति महसूस होगा। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। मैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में जब आप इसको ऐसे करके याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अपने आप इस तरह कर आप करके याद कर सकते हैं, आप खुद से ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किनका कथन है, ग्रीन महोदय का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप हैं। ठीक है, तो आदर्श प्रारूप के बारे में कौन बात करते हैं, मैक्स वेबर करते हैं। कौन कौन से 3 आदर्श हैं, तो वह हो जाएगा संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। ठीक है, सोरोकिन महोदय ने भी इसके 3 आधारों का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो मार्क्स है वे केवल इसका आर्थिक आधार बताते हैं सामाजिक स्तरीकरण का। सामाजिक स्तरीकरण से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव करके लिख सकते हैं कि मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के बारे में बताया है, कार्ल मार्क्स ने केवल 1 प्रकार के आर्थिक आधार की बात की है, सोरोकिन महोदय ने भी 3 इसके आधार बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। 17 पूछा जा रहा है कि कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या कारक है, श्रम, मेहनत, लेबर, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है। ठीक है, प्रक्रिया भी है और अवस्था भी है, वो कौन सा हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा, जो कि एक प्रक्रिया भी है और अवस्था भी है। सात्मीकरण यानी आत्मसात जो है वो धीमी गति से अचेतन रूप में होता है, और संघर्ष के फलस्वरूप जो होता है, कोई अगर चेंज होता है तो वो बहुत जल्दी हमें समाज के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समाज का एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है। समाज को कैसा देख रहा है, तो एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देख रहा है। कौन देख रहा है, तो विल्फ्रेडो पेरेटो देख रहे हैं। पेरेटो ने समाज की जो व्यवस्था है उसको एक संतुलित व्यवस्था के रूप में वे देख रहे हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से समाज के जो सदस्य है वो निर्भर हो रहे हैं, इसके अंतर्गत अपने संपूर्ण जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है को वो संचालन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गांधी राज्य की अवधारणा है। ठीक है, गांधी राज्य की जो अवधारणा है वो है सहकारी विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये गांधी राज्य की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जलवायु भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर, भूमि की उर्वरता, स्थल की सतह, लेकिन जो आपका प्रदूषण है ये जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट योजना के अनुरूप अपने उत्तर का चुनाव करने के लिए आपको बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ठीक है, और आर सही, इसकी सही व्याख्या करता है। आप उसको पढ़ लीजिए कि क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है। अर्जित करना, कोई चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा उदाहरण हो जाएगा। देखिए, बाल्यावस्था है वो आपको ऑलरेडी मिलेगा। अगर आप नारी हैं तो आपके अंदर नारित्व आएगा। नागरिकता भी हम लोग को ऑलरेडी मिलती है, लेकिन जो आचार्य आप टीचर बनते हैं तो ये चीज़ क्या कर रहे हैं, आप अर्जित कर रहे हैं, तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि निम्न कथनों में से किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है। औद्योगिकरण हमें किसमें देखने को मिलता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा कि प्रत्येक जो औद्योगिक या प्रौद्योगिकी है ये प्रत्येक युग एवं समाज में जो पूर्ति का एक योग होता है। ठीक है, और इसमें समाज के द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योग भी हमें देखने को मिलते हैं। प्राथमिक उद्योग में आपको कृषि संबंधी ये सभी चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो द्वितीयक एवं तृतीयक जो है इसको हम कह सकते हैं ये औद्योगिकी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है, ऐसा व्यवहार है। तो विचलित जो व्यवहार है इसको हम, जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघित निहित होता है, इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि जब ये सामाजिक होता है तब उसमें ऐसे समाज एवं सामाजिक संगठन हमें खतरा के रूप में हम देख सकते हैं। ये एक सापेक्षिक प्रघटना भी होती है और ये हर एक देश काल में हर चीज़ में आपको ये देखने को मिल सकती है। फिर देखिए आपको कथन दिए गए, कथन को आप लोग पढ़िए। क्या बोल रहा है कि अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर गलत है। यानी क्या बोल रहा है कि सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष होता है, परंतु सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक नहीं होते। अतः कथन जो है सत्य, परंतु इसका जो तर्क है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि हित समूह दबाव समूह को अमूर्त सरकार की संज्ञा किसने दी है। हित समूह और दबाव समूह को अमूर्त सरकार, ये बोला गया है मैकलिन जी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूपों को बताया है। क्या बताया है, गेमिन सॉफ्ट भी बताया है और गेसल सॉफ्ट भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 29 है वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ था। वर्ग संरचना का प्रथम विकास हमें कहाँ देखने को मिला था, प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोग ने देखा, कृषक समाजों में हम लोगों को देखने को मिला था।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये गिडिंग्स महोदय जी का है। ठीक है, उन्हें बताते हैं कथन। कथन से भी आपको क्वेश्चन आएगा, मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन रहेगा, बुक से भी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि समूह जो द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं है। ठीक है, ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये जो अवधारणा है रॉबर्ट बीरस्टीट जी के द्वारा दी गई है कि वे सभी द्वितीयक समूह हैं जो कि प्राथमिक समूह नहीं होते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको द्वितीयक समूह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि सामुदायिक भावना की विशेषता है। ठीक है, सामुदायिक भावना की क्या विशेषता होगी? उसमें हम की भावना रहेगी, कोई निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत भी रहेंगे, उनमें जनसंख्या भी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत नहीं है बोला जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, किसका कथन है? ये मैकियावेली जी का कथन है। किसका? मैकियावेली जी का कथन है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, किसका नहीं है बोला रहा है। तो ये मैकियावेली का नहीं है। बाकी आपका हॉब्स और लॉक का ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। थोड़ा ये नहीं चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप एक चीज़ को जानते हैं तो आपको मिलान करने में भी बहुत सुविधा होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट किसका है? तो ये आपका टॉनिज महोदय जी का हो जाएगा। परिस्थिति एवं संविदा ये एचमैन का है। युद्धस्सु और औद्योगिक समान किसने बात की है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की है। नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता के बाद कौन करते थे? एल.टी. हॉब्स करते हैं। तो इस हिसाब से आपको इसका ऑप्शन नंबर आपको देख लेना होगा कि कौन सा सही हो रहा है। आप उसको टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? तो विसंबंध क्या हो जाएगा? मनुष्य का अमानवीकरण। क्या हो जाएगा? विसंबंध यानी अलगाव। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य का अमानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? कौन से समाजशास्त्री ने लिया है? तो ये हो जाएंगे इरावती कर्वे ने जाति के विस्तृत जो स्वजन समूह के रूप में इसके बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं होते हैं। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो मार्क्स के सिद्धांत में केंद्रीय वर्ग चेतना का जो केंद्रीय तत्व वो है अपने आप के लिए वर्ग। मार्क्स और एंजल्स ने अपनी उनकी जो पुस्तक थी जर्मन आइडियोलॉजी, इसमें दो नई अवधारणा रखी थी। एक तो उन्होंने बताया कि अपने आप में वर्ग और अपने लिए वर्ग। जब कोई व्यक्ति काम धंधे में लगता है तो इसमें क्या होता है? लोग संगठित हो जाते हैं, उनमें चेतना आ जाती है, वो एक ही पेशे को हो जाते हैं। तो उनके अंतर्गत क्या हो जाता है? एक समूह का गठन हो जाता है जो कि अपने आप में एक वर्ग है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि जो धंधों से अलग अलग रहते हों उनमें क्या होता है कि अपने हैसियत के अनुसार अगर वो कोई काम करते हैं, कोई मिस्त्री हुआ, उस प्रकार का कोई अगर व्यक्ति होता है जिसके अंतर्गत कोई स्किल होता है तो वो क्या होता है? एक संगठन अलग बना लेता है। तो वो कैसा हो जाता है? वो अपने के लिए वर्ग के रूप में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ द कुलारिंग, कुलारिंग के बारे में किसने बात की है? तो ये विनिमय जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड ही है। ये मेलिनोवस्की जी ने दिया है। किसमें दिया है? तो उनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स ऑफ द कुलारिंग, इसमें उन्होंने सामाजिक विनिमय का सिद्धांत के बारे में बात की थी कि मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में कुला ये एक जो उपहार विनिमय का एक प्रथा होता है, बहुत ही मतलब फेमस प्रथा होता है। और इसमें क्या होता है कि संघ के आभूषण आदान प्रदान किए जाते हैं। क्या चीज़ होता है, क्या होता है, मैंने सारे इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। तो आप लोग वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं कुलारिंग क्या है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, मतलब गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो सामान्य नाम, सबको कोई भी समुदाय का सामान्य नाम एक ही नाम हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी सारा इसका ऑप्शन तो सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही कौन सा है उसको चूज करना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 2 3, ये 1 2 3 ये तीनों ही सही सम्मिलित है। ठीक है, ये तीनों ही आपका हो जाएगा सही सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित होती है। जाति का जो स्तरीकरण होता है वो किस पर आधारित होता है, जो चतुर्वर्ण पर आधारित होता है। जाति स्तरीकरण के संदर्भ में हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, किसमें, तो उसका जो 10वां मंडल था पूर्व सूक्त था उसमें चतुर्वर्ण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता होती है। वो भिन्नता क्या होती है कि संस्कृति वो है जो हम हैं और सभ्यता वो है जो हमारे पास है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 पूछा जा रहा है, यहाँ पे जनजाति दिए गए हैं, उनके आवासशालाओं का नाम, ये उनके युवा गृहों का नाम दिया गया है कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो जो गोंड है उनके युवा गृह को बोला जाता है गोंड से घोटुल, गोंड घोटुल। उड़ाव को होता है धुमकुड़िया, उड़ाव धुमकुड़िया हो गिटियोड़ा। और भुइयां का होता है ढंगर बस्सा, भुइयां का ढंगर बस्सा। ठीक है, इससे भी आपको आएंगे देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है उस प्रकार के आंदोलन को क्या बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो आंदोलन है उसको विमुक्तिकरण आंदोलन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जजमानी व्यवस्था क्या प्रदर्शित करती है, आर्थिक संबंध समुच्चय को, किसको प्रदर्शित करती है, आर्थिक संबंध समुच्चय को। जजमानी व्यवस्था के सर्वप्रथम बात किनके द्वारा की गई थी, तो विलियम वाइजर जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यवहार का निर्धारण के लिए, व्यवहार का निर्धारित परिसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको निर्धारित परिसर ये तो आपका राइट आंसर होगा ही, और उसका सामान्यीकृत नियम भी हो जाएगा, और उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक, ये तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा आपका सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए जनजाति दिए गए हैं, उनके संबंधित राज्यों के संदर्भ में बात की गई है कि कौन से जनजाति कौन से राज्य के हैं। तो हम लोग देखते हैं गेडीज जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, सावरस जो है ये उड़ीसा में पाए जाते हैं, महादेव कोलिस ये महाराष्ट्र में, मौसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और कमार जनजाति जो है ये आपका पाया जाता है मध्य। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, जो गेडीज है ये आपका पाया जाता है, गेडीज आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सावरस जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है, और महादेव कोलिस जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, महादेव कोलिस महाराष्ट्र में पाया जाता है, और कमार जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 49 पूछा जा रहा है कि जब एक दंपति को निवास करने के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उभय स्थानिक। क्या बोला जाता है, उभय स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने क्रमिक प्रवर्सन के सिद्धांत को विकसित किया है। तो क्रमिक प्रवर्सन का जो सिद्धांत है ये रिवेंस्टीन जी के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से तथ्य तथा मूल्य के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2 केवल। ठीक है, ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो आप इसको जब रीड करिएगा, रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि गोत्र जनजाति में वंशागति के नियमों को नियंत्रित करता है, यह कथन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धर्मों में कौन एक ईश्वर भूमिक नहीं है, ईश्वर के धर्म को नहीं मानने वाला है। तो जो बौद्ध धर्म है ये ईश्वर भूमिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। अर्थात बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वे नास्तिक धर्म को पार करते हैं, वे अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं।
यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैसे कौन सा प्रजाति का है, तो क्या किसको क्या बोला जाता है। तो खासी जो है ये जनजाति होता है, सिख जो होता है ये धर्म होता है, क्षेत्रीय जो होता है ये एक वर्ण होता है, और निग्रो क्या होता है, एक प्रजाति होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है। प्रघटना शास्त्री कौन हो जाएंगे, ये चीज को हमको ध्यान होगा कि कौन 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 हो जाएंगे। तो इसमें जो ब्लूमर महोदय है ये प्रघटना शास्त्री नहीं है, क्योंकि ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से वे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि A.R. देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। तो धर्म एवं जो कर्मकांड है वो अर्थशास्त्र से उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा सा ऑप्शन दिया होगा कि आप कोई अर्थशास्त्र आप सोच ही नहीं सकिएगा। तो A.R. देसाई ने बताया कि धर्म और कर्मकांड जो है वो अर्थशास्त्र से उत्पन्न होते हैं, उनका विकास होता है। देसाई ने अपनी जो प्रथम उनकी कृति थी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 57 है द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये डी कूपर जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है कि गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण होता है। तो गोत्र जो है यह बड़ी विवाह का उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है। सामाजिक विरासत की बात किनके द्वारा स्वीकार की गई है। तो ये आपका ब्लूम तथा सेल्जनिक जी के द्वारा स्वीकार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो रक्त तथा विवाह संबंधों पर जो आधारित व्यवस्था है उसको नातेदारी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि एक संस्था से बनती है। एक संस्था किससे बनती है। तो नियमों और विधियों से बनती है। जाति शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। तो जाति जो शब्द है ये आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, कास्टा। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति का प्रतीक पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है। तो पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है ये प्रतिपादन किया गया है सर हेनरी मैन जी के द्वारा। किनके द्वारा। सर हेनरी मैन जी के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया है। नंबर 64 पूछा जा रहा है कि दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत है, इसमें जैसे को तैसा कहावत पर यह आधारित है। जैसा कि जो हामारावी के कोड में लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी कुलीन की आंख को नुकसान करता है तो उसकी आंख को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा इसके बारे में बोला गया है कि अगर कोई किसी की हड्डी तोड़ता है तो फिर दूसरा कोई उस किसी की हड्डी को तोड़ सकता है। इस प्रकार की बात की गई है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। सामाजिक गतिशीलता क्या बोला जाता है। तो आप जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सारा ही ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। तो समुदाय का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुदाय का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण का आशय होता है। औद्योगिकरण किसको कहा जाता है कि कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना को औद्योगिकरण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो ये कथन जो है ये रॉबर्ट बीडस्ट्रीट जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम हमें वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोस्टर स्कूल का जनक कौन है। तो वोस्टर स्कूल का जो जनक है वो हो जाएंगे एल्विन रेगलिस ब्राइस। कौन हो जाएंगे। एल्विन रेगलिस ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में बात की जा रही है। तो जब आप पढ़िएगा सारा ऑप्शन को तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ये जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन
नंबर 72 पूछा जा रहा है कि किस विद्वान को पहला एकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। पहला एकादमिक समय, मैंने नोट्स में भी आप लोग को लिखा है कि पहला जो एकादमिक समाजशास्त्री है वह कौन हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खिम जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। तो नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के बारे में कौन बात करते हैं, तो अरविंदो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है। तो पारस्परिक सहमति से होने वाला जो तलाक है उसको मुवरत बोला जाता है। ठीक है, ये पति पत्नी अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। और खुला में क्या होता है कि जो स्त्री होती है केवल स्त्री की इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दोनों की ही जो इच्छा है वो आवश्यक है। खुला के अंतर्गत जब पत्नी को विवाह विच्छेद की इच्छा है और यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता है तो वो अपने पति को मेहर वापस चुका देती है, उसके आधार पर उनके भी फिर तलाक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो है ये किनके द्वारा दिया गया है, अरस्तु जी के द्वारा दिया गया है। यूटोपिया जो है ये सर थॉमस मोर जी के द्वारा दिया गया है। द न्यू साइंस जो है ये विको जी के द्वारा दिया गया है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ जो है ये मॉन्टेस्क्यू जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा विकसित की गई है। तो ये डेविड रिजमैन जी के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा किन प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। तो प्रतिस्पर्धा जो है यह पूरी तरह से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक नातेदारी है। तो तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ससुर का भाई, ये तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो ये सोरोकिन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है द्वितीयक समूह बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता है और इसमें घनिष्ठता एवं निकटता का अभाव हमें देखने को मिलता है। परिहास संबंध यानी हंसी मजाक का संबंध जो है किसके बीच पाया जाता है। तो ये जीजा एवं साली के बीच हमें देखने को मिलता है परिहास। क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है। तो वधु को कौन करता है, जो वर होता है वो वधु को प्रदान करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मेहर बोला जाता है। ये वर द्वारा वधु को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है। तो ये आपका मत हो जाएगा आर रेसफील्ड जी के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 84 बोला जा रहा है कि निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है तो इस प्रकार का विवाह को क्या बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो विवाह है उसको बोला जाता है प्रतिलोम विवाह। क्या बोला जाता है, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है आपको कि गलत जोड़े को आपको चिन्हित करने के लिए बोला गया कि कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार, ये चीज गलत है। नेक्स्ट है कि ये कथन है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है, ये किनके द्वारा बोला गया है। तो ये बी मेलिनोवस्की जी के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि ज्वेक करिश्नल की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है। तो ये अवधारणा दी गई है मैक्स वेबर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नांकित में से किसने ट्रोबियंडा आइलैंडर्स का प्रकारवादी सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो ट्रोबियंडा का जो अध्ययन किनके द्वारा किया गया है। तो ये मेलिनोवस्की जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया था। तो एस.सी. दुबे जी के द्वारा जो अध्ययन किया गया था वो था कमार जनजाति। कौन सा था, कमार जनजाति का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जोड़ा सही प्रकार का सुमेलित नहीं है। तो सही प्रकार का नहीं है वो हो जाएगा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। ये एस.सी.
दुबे का नहीं है, बल्कि ये आपका श्रीनिवास जी का है। बाकी ये जो तीनों है ये तीनों ही राइट है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जा रहा है कि मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन थे। तो मार्क्स के साथ कौन उसके सह लेखक थे? एंजल्स महोदय। ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमाकर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है कि एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन जाता है। तो ये जो आपका उदाहरण है कैसा है? उदग्र है, गतिशील है, लंबवत है, एक पीढ़ी अंतराल है, ये क्या हम उसको बोल सकते हैं? तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन को पीढ़ीगत अंतराल के नाम से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उदग्र नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्षैतिज दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो विभेद है ये लुई बर्थ जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है कि सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया गया है मैक्स वेबर जी के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेबर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम लोग बार बार पढ़ते हैं इसके समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? समाज का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 96 बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके 2 कथन दिए गए हैं, आप लोग कथन को पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा, मैं राइट आंसर आप लोग को बता दे रही हूँ, वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या है। ये चीज है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थन है? ठीक है, तो एक रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थन कौन है? मॉर्गन महोदय। कौन है? मॉर्गन महोदय है। मॉर्गन जी के अनुसार मानव जाति का जो इतिहास है उसमें उद्गम में एक, अनुभव में एक और प्रगति में एक है। वे मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास को एक सीधी रेखा में मानते हैं। इसी आधार पर उन्होंने मानव संस्कृति के उद्विकास के 3 स्तरों की कल्पना की है और इसमें अरण्यक अवस्था, बर्बर अवस्था और आपका एक और कौन सा हो जाएगा? सभ्य अवस्था के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है कि मिथ्याचार एवं दया भाग की क्या चीज है? ठीक है, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को नियमित करने के लिए कानून के 2 संप्रदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को प्रतिपादन किया है? तो भूमिका दूरी की जो अवधारणा है ये इरविंग गॉफमैन जी के द्वारा दी गई है। गॉफमैन जी जब भूमिका दूरी के संदर्भ में बात करते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि भूमिका का जो संपादन है करने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी भूमिका को तिरस्कार कर दे रहा है और उसको वो जो है वो उस भूमिका से अपने आप को अलग कर ले रहा है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? भूमिका दूरी बोला जा रहा है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है कि दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग का कवर हो गया और 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहिए और पूरे हम लोग 125 क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है कि पवित्रता एवं अपवित्रता की जो अवधारणा है ये किनकी कौन सी विशेषता, किस विशेषता के बारे में ये बात करता है? तो ये आपका बात करता है जाति व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, किसके? जाति व्यवस्था के संदर्भ में बात करता है। और लुईस ड्यूमा जी के अनुसार भारत का जो समाज है उसमें मूलभूत संस्था जाति जो है वो पवित्र और अपवित्र, पवित्र में आपके फिर स्पेसिफिक कास्ट के बारे में बात आ गया, अपवित्र में भी स्पेसिफिक कास्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 बोला जा रहा है कि संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो संघर्ष प्रकारवादी का जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक L.A. कोजर जी हो जाएंगे। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ द कास्ट किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये योगेश अटल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेसल सॉफ्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गेसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ होता है समाज। किनके द्वारा दिया गया है? टॉनी जी के द्वारा दिया गया है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि किस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
क्वेश्चन नंबर 106 है कि खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो जो खासी जनजाति है वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं पौराणिक महिला पूर्वजों से। नेक्स्ट है कि मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो मैक्स वेबर जो है ये प्रयोग करते हैं ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 108 है कि भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? तो ये नोडल जी के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार तार्किक कार्यवाही क्या होती है? तो ये व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है और अंतिम संबंध जो मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाद में संशोधित अनुमति प्रदान नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रथा द्वारा निषिद्ध सपिंड विवाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा जा रहा है कि आभासी प्राथमिक समूह की जो व्याख्या है ये किनके द्वारा की गई है? तो आभासी प्राथमिक समूह की जो व्याख्या है ये की गई है चार्ल्स कूले जी के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स कूले जी के द्वारा। इसमें गलत कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है उसके बारे में बात करना है। तो नौकरशाही विल्फ्रेडो पेरेटो ये सही नहीं है, क्योंकि नौकरशाही की बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर करते हैं। कौन करते हैं? मैक्स वेबर जी के द्वारा इसके संबंध में बात की गई है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है? तो ये जो अवधारणा है यह मर्टन जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण WH वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर। तो वाइजर है तो कौन हो जाएंगे? जजमानी व्यवस्था हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा जा रहा है कि प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा RK मर्टन। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किनके द्वारा किया गया है? तो राल्फ लिल्टन जी के द्वारा किया गया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर 118 है कि अल्पतंत्र का लौह नियम विचार किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट माइकल जी के द्वारा। किनके द्वारा? रॉबर्ट माइकल जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये आपका पास हुआ था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 341, 342 और 16(4) के अंतर्गत। सांस्कृतिक विलंबना ये शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो सांस्कृतिक विलंबना जो है ये आर्गवन जी के द्वारा दी गई। किनके द्वारा? आर्गवन जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 123 बोला जा रहा है आपको सुमेलित करने के लिए, सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। तो MN श्रीनिवास जो है वो रामपुरा का अध्ययन किए थे। SC दुबे समेरपेट का, मैकिम जो मेरियट है वो कृष्णगढ़ी का किए थे और आंध्र बेतन जो है श्रीपुरम का अध्ययन किए थे। कहाँ का किए थे? श्रीपुरम का। नेक्स्ट है कि किसने समाजशास्त्र मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किया कहा है? तो ये किनके द्वारा किया गया है? क्रोवर जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो इमानुएल दुर्खिम। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 125 में कौन सा कितने किसके नंबर आए हैं। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।